you all, what's up? Hope you all are doing well. So this is me Jahannवी गोहिल and welcome back to my channel. ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अब एजुकेशन मेरी फील्ड नहीं है एंड एजुकेशन में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे अभी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2-3 दिनों में तो बोर्ड्स आ जाएंगे। 12th के बच्चों के भी ये काफ़ी वीडियो काम आने वाली है एंड पहले मैंने सोचा कि नहीं बनाते ऐसे वीडियो बिकॉज ये मेरी फील्ड नहीं है, बट देन आई थॉट लेट्स जस्ट मेक इट। क्या हुआ अगर मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन अगर 10 बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं मैं उनके कुछ काम आई, कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से आप लोग ज़रूर सीखोगे। सो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप पेपर कैसे अच्छे से लिख सकते हो। एंड मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें सिर्फ पास होना है एग्ज़ाम में। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें टॉप करना है। मैंने कभी टॉप नहीं किया और मैं ऐसे सजेशंस दे भी नहीं सकती बिकॉज उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट जिनको सिर्फ एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है, प्लीज़ कोई भी टॉपर आके ये मत बोल देना कि इससे हमने टॉप नहीं किया। आप इस वीडियो से आप टॉप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो से सिर्फ आपको एक बेसिक रफ आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से अच्छे से आंसर्स लिख सकते हो। सो या नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इन टुडेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ बता देती हूँ, एकदम क्लियर कर देती हूँ कि मैं गुजरात बोर्ड में पढ़ी हुई हूँ, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें बता रही हूँ। मुझे उसका सारा पता है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। मुझे सेंट्रल बोर्ड का कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कैसे वर्क करता है। अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हो और ये वीडियो देख रहे हो सो आई एम नॉट श्योर कि आपके सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपके पेपर में काम आ सकती है तो आप यूज़ करें, वरना आप ये सारी चीज़ें यूज़ ना करें। क्योंकि मैं सेंट्रल बोर्ड का मुझे कोई अता पता नहीं है, मैं गुजरात बोर्ड में पढ़ी हूँ तो मैं उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। सो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। जो चीज़ आपको हर कोई बोलेगा, आपको टीचर्स भी ये चीज़ आई एम श्योर बोलते ही होंगे। जैसे ही आपके पास पेपर आता है, फर्स्ट आपको पेपर के लिए 5 मिनट निकालना है। ट्रस्ट मी, कई सारे बच्चे करते हैं ऐसे कि क्या ही होगा इससे, क्या मतलब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट गाइज ट्रस्ट मी, 5 मिनट लो, आपका पेपर अच्छे से पढ़ो कि उसमें कौन कौन से सवाल है, कैसे आप कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट लो, 5-7 मिनट लो, 10 मिनट भी लोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे। अच्छे से पेपर को पढ़ो, उसमें कौन कौन से सवाल है वो देखो, आप क्या कौन सा सवाल आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन से सवाल में आप कितना टाइम दे सकते हो। सपोज 14 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, कोई 8 मार्क्स का सवाल है तो उसमें आपको कितने मिनट लेने हैं, कितने टाइम में आपको वो सवाल लिखना है। सारी स्ट्रेटजी बना लो एंड उसी के बाद अपना पेपर लिखना स्टार्ट करो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ट्रस्ट मी, ये करने से आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। कई सारे बच्चों को लगता है कि हम अगर 5-10 मिनट पहले ही बिगाड़ देंगे तो हम लिखेंगे कैसे, बट ऐसे नहीं होता है। ये मैं अपने स्कूल में पहले से करती आ रही हूँ। जब से मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में आई है तब से मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ। आज भी जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के मास्टर्स के पेपर लिखने बैठती हूँ, आई टेक माई ओन 5-7 मिनट्स। मैं अच्छे से पेपर को पढ़ती हूँ, कौन कौन से सवाल है, मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, सारा कुछ समझने के बाद ही मैं अपना पेपर लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, प्लीज़ इसे अवॉइड मत करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट, आपने अच्छे से पेपर पढ़ लिया, आपको सब कुछ समझ आ गया, आपको क्या आता है, कितना नहीं आता है, आपको सब पता चल गया। सो अब आपने क्या करना है, एक सेक्शंस बना लो। आपको पेपर को ऐसे सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे लाइन में लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे लाइन में लिखने के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपको। सपोज सेक्शन डी में से आपको कोई सवाल आता है, सेक्शन ए में से आपको कुछ भी नहीं आता है। सो पहले सेक्शन डी को लिखो। आप पहले एक फाइल बना लो। जैसे आपने पेपर पढ़ा तो आपको समझ आ गया क्या आता है क्या नहीं आता है, पहली रो में उसे रखो। आप पीछे चाहे तो रफ वर्क कर सकते हो, आपकी सप्लीमेंट्री के पीछे आप रफ वर्क कर सकते हो, उसमें आप लिख दो सेक्शन डी में से आपको ये सवाल आते हैं तो पहले वो सवाल आप लिखो। देन जो एकदम बढ़िया आते हैं पहले वो लिखो, जो थोड़े थोड़े आते हैं उसको लिखो, उसके बाद उसे लिखो। एंड जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सपोज आप गप्पा भी मारोगे कि आपने कुछ भी लिखना है, आपने ऐसे कुछ भी मतलब नहीं ही आता है तो अभी कुछ तो लिखना ही है, तो ऐसे आपने कुछ भी लिखना है, लेकिन उसके लिए भी आप सोचोगे तो सही ना, तो उसके लिए भी आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा।
तो लास्ट में वो सारे सवाल रखो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। फिर क्या होता है, अगर आप सेक्शन जो आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं आता, आप लाइन बाय लाइन लिखने चल जा रहे हो, सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हो, सेक्शन ए में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, स्टिल आप उसमें लगे पड़े हो, आप वही आपको लिखना है पहले, ऐसे करोगे तो जो सेक्शन डी का सवाल आपको आता रहेगा पूरा एकदम अच्छे से, सो एंड में वो लिखने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, एंड फिर वो आपको एकदम स्पीड में जैसे तैसे आधा अधूरा लिखना पड़ेगा। वो आपने नहीं करना है। आपने सेक्शन डी अगर आपको आता है उसे पहले लिखो, सेक्शन ए नहीं आता है उसे लास्ट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप ऊपर अच्छे से लिख देना कि हाँ मैं सेक्शन डी का सवाल, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों से लिखना सेक्शन डी, देन उसके नीचे लिखना स्टार्ट करना, ताकि जो चेकर है उसको पता चले कि हाँ पहले आपने सेक्शन डी लिखा है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये ना सब लोग करते हैं एंड ये मुझे बड़ी गलत चीज़ लगती है। सपोज ये आपका पेपर है, तो आप इधर से एक मार्जिन निकालोगे, इधर से मार्जिन, ऐसे पूरा एक पैराग्राफ ऐसा बॉक्स टाइप बना के जो लिखते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ लगती है। उससे कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि ऐसे सजाने से हमें मार्क्स मिल जाएंगे या फिर हम ऐसे ज़्यादा पेजेस भर पाएंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, ट्रस्ट मी, वो नहीं अच्छा लगता है एंड आई गेस उससे आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे एंड वो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बदले आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने कोई सम है, मतलब कोई मैथ्स का अपने पेपर लिख रहे हो और उसमें कोई सम है, तो उसका जो एंड आंसर होता है उसको बॉक्स में करो, उसको हाईलाइट करो, उस पे बॉक्स बना दो। पूरे पेज पे बॉक्स बना के मत लिखो, बहुत गंदा लगता है वो। आप ना बस कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करो। सपोज कि इफ़ गुजराती का पेपर है तो कोई राइटर है, कोई कवि है, तो आप उसके नाम के नीचे अंडरलाइन करो। कोई साल है तो उसके नीचे अंडरलाइन करो। कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई फिलोसोफर का नाम है, उनके नाम के नीचे अंडरलाइन करो। कोई साल है तो वो हाईलाइट करो। ऐसे सब हाईलाइट करो, ऐसे पूरा पेज हाईलाइट मत करो, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करो। एंड हाईलाइट का मतलब भी ये नहीं है कि आप मार्कर वार्कर लेके वो ब्लैक पेन से करो या फिर हाइलाइटर लेके जाओ, नहीं, आपने पेंसिल यूज़ करनी है उसके लिए। एंड आई गेस सबको पता होगा, बट अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि लाल पेन आप नहीं, रेड पेन आप नहीं यूज़ कर सकते हो, आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि ब्लैक पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू पेन लेके जाओ एंड पेंसिल लेके जाओ एंड जो भी हाईलाइट करना है वो पेंसिल से हाईलाइट करो, बट हाईलाइट करो कि वो चेकर को भी पता चलेगा कि हाँ इसको कुछ तो आता है, उसको पता है कि क्या हाईलाइट करना है क्या हाईलाइट नहीं करना है। तो वो सीधा आपके हाईलाइट वाले पॉइंट पे देखेगा। पूरा पेपर तो वो भी नहीं चेक करने वाला है, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे वो उसे भी पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को इतना आता है, इसने ये चीज़ें हाईलाइट करी है तो मुझे ये दिखनी है। तो आप ना ऐसे हाईलाइट कर करके आओ, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये मिस नहीं करना है। सपोज अगर आप गुजराती में कोई एक उदाहरण दे रहे हो या फिर कोई एक लाइन लिख रहे हो, कोई कविता की एक लाइन लिख रहे हो, तो उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बनाओ, वो बॉक्स में लिखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बॉक्स में लिखो। फालतू का वो पूरा पेपर वो ऐसे बॉक्स बना के, पूरे पेज पे बॉक्स बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ये ना करें। अब ना हम हैंड राइटिंग की बात कर लेते हैं। देखो मुझे ऐसे लगता है कि सबके हैंड राइटिंग अच्छे नहीं हो सकते हैं। मेरे खुद के इतने गंदे हैंड राइटिंग है, इतने गंदे, मैं खुद ऐसे देख के मुझे खुद को पता चल जाता है कि भाई ये मैंने क्या लिखा है, इतने ख़राब हैंड राइटिंग है मेरे। एंड मेजॉरिटी लोगों के हैंड राइटिंग ऐसे ही होते हैं। नाउ अगर आपके भी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें आप क्या करो, अच्छा खासा गैप छोड़ो वर्ड्स के बीच में, क्योंकि अगर आपके हैंडराइटिंग पहले से ख़राब है और आप बहुत नज़दीक लिखोगे तो वो और भी ज़्यादा गंदा लगेगा। मैं हमेशा ये करती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है मुझे पता है, तो मैं वर्ड्स के बीच में अच्छा खासा गैप छोड़ती हूँ ताकि वो उतना गंदा ना दिखे, वरना वो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। अगर आप सब जैसे साथ में जैसे एकदम कुछ करके लिखोगे तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो अच्छा खासा गैप छोड़ो, एंड उतना गैप भी नहीं छोड़ना है कि एक लाइन में सिर्फ 3 वर्ड्स ही आए, उतना भी नहीं करना है भाई। थोड़ा मतलब देखने में आपको भी अच्छा लगे, बिकॉज हैंड राइटिंग तो हमारे सुधरने से रहे, तो एटलीस्ट यू कैन डू दिस टू मेक योर पेपर मोर अट्रैक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज, अगर देखो आप लोग को कोई भी कुछ भी सवाल नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, सपोज कोई सेक्शन है आपको पूरा ही नहीं आता है, तो उसे मत छोड़ के आओ। छोड़ के कुछ भी नहीं आना है गाइस, छोड़ के मत आओ।
जो आता है, जैसा आता है, जितना आता है लिख डालो, बस लिख डालो, छोड़ के मत आओ, कुछ भी छोड़ के मत आओ। मैथ्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टिल मेरे बोर्ड्स में 60 समथिंग तो मेरे आ ही गए थे। अभी कैसे वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, अगर आपको कोई सम नहीं आता है, इट्स ओके अगर नहीं आता है, एटलीस्ट ट्राई करो। ऐसे स्टेप्स आप एक बार ट्राई तो करो, एंड आधा अधूरा भी ट्राई किया होगा तो भी ऐसे छोड़ दो, कोई बात नहीं। आधा किया है तो भी आधा तो आधा, लेकिन करो। एंड अगर वो भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिख के आओ। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उतना मुझे पता है, फॉर्मूलाज लिख के आओ, लेकिन कुछ तो करके आओ, एकदम छोड़ के मत आओ। एंड लास्ट में जो भी आपका आंसर निकलेगा उसे भी हाईलाइट करो, चाहे गलत ही क्यों ना हो, हाईलाइट करके आओ। एटलीस्ट सामने वालों को पता तो चले कि आपने एफर्ट्स तो लगाए हैं, एकदम कोरा छोड़ के मत आओ। यू नो, रादर देन फोकसिंग ऑन बड़े बड़े क्वेश्चंस, एकदम 5-5, 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पे फोकस करने से अच्छा है आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि वो याद करने में इजी रहते थे, प्लस उसमें से आप मार्क्स अच्छे से ले पाते थे। अभी एमसीक्यूज है या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, बट अगर एमसीक्यूज है गाइज, एमसीक्यू में मार्क्स जितने आ सके उतने ले लो, क्योंकि दैट्स द ईजीएस्ट वे जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ के रखो, उनमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। एंड बाकी जो आपको समझ नहीं आते जो सब्जेक्ट, उन पे उतना ध्यान मत दो, उन पे सिर्फ उतना ही ध्यान दो जिससे आप पास हो सको। जब भी एग्जाम देने जाओ ना, मैं हमेशा ये करती हूँ, एंड आज भी मैं यही करती हूँ। एग्जाम के आधे घंटे पहले कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी, कोई भी कुछ भी आके बोले कि अरे ये तो मेन क्वेश्चन था, ये तूने किया ही नहीं, छोड़ दो, भले ही वो मेन क्वेश्चन हो। एंड मोमेंट पे कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है, कुछ भी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले कोई नई चीज़ आपने नहीं करनी है। जो पढ़ा है वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी मत करो। मैं सही बता रही हूँ, कुछ भी नया दिमाग में ऐड मत करो। एंड एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके आधे घंटे पहले सब कुछ छोड़ दो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे पहले अपने माइंड को एकदम खाली कर दो, एकदम फ्रेश हो जाओ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड जाओ एग्जाम देने। एक आधे घंटे पहले कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप लोग ना देखते रहोगे ना तो आपको स्ट्रेस होता रहेगा, अरे ये बाकी है, ये बाकी है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। आधे घंटे पहले छोड़ दो। कई बार ऐसे होता है कि आप एग्जाम देने जाओ, एकदम पढ़ते रहते हो, फिर जब एग्जाम देने जाते हो सब ब्लैंक हो जाता है। आधे घंटे पहले रिलैक्स हो जाओ, पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, वॉशरूम होके आओ, एकदम थोड़ा लाइट कर दो अपने आप को, देन अच्छे से एग्जाम देने जाओ। ये वो चीज़ें हैं गाइस जो आपको कोई नहीं बताएगा, सर टीचर्स ये सारी चीज़ें नहीं बताते। ये सारी चीज़ें मैं आपको एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर सिस्टर बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। ये सारी चीज़ें मुझे भी किसी ने नहीं बताई थी, बट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, बट स्टिल आपको ध्यान रखनी है। एंड लास्टली, अगर एंड में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी है, अभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी है, यूट्यूब करो। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बाकी है, यूट्यूब में जाओ, जस्ट सर्च इट, एक आधी वीडियो देखो। अगर आपको सिर्फ किसी टॉपिक का बेस भी क्लियर होगा, बेसिक भी पता होगा ना, तो एटलीस्ट आप कुछ लिख पाओगे, एटलीस्ट आप एक पेज भर पाओगे। अगर बेसिक क्लियर होगा, फिर जोड़ तोड़ के अपने हिसाब से एक सवाल बना लेना, एक जवाब बना लेना, उसको लिख देना। बट बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक क्लियर करके जाना। एंड अगर कोई आंसर है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें वर्ड्स काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट चैट जीपीटी इट, प्लीज़ चैट जीपीटी कर लो, उसे ईजी बनाओ अपने वर्ड्स में, थोड़े ईजी वर्ड्स उसमें से चूज़ करो। चैट जीपीटी पे जाके लिखो कि मेक ईजी, इसका एक ईजी आंसर हमें बना के दो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, गुजराती में लिखो, गुजराती में भी आता है, एक इसका ईजी आंसर हमें बना के दो। ऐसा आप लिखोगे तो वो आपको एकदम ईजी आंसर बना के देगा, वो याद करो। अगर डिफ़िकल्ट आंसर बहुत है, बुक में माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी कर लो गाइस। ये सारे एंड मोमेंट पे आप यही चीज़ें कर सकते हो। आप एंड मोमेंट पे क्या ट्यूशन लेने जाओगे क्या? अभी एंड मोमेंट पे चैट जीपीटी करके वो करके लिख दो। ऐसे ना कुछ कुछ आईएमपीज होती है। अगर अभी भी आप लोगों ने अपने ओल्ड पेपर नहीं किए हैं तो जाओ ओल्ड पेपर ढूंढो, ओल्ड पेपर में से जितने भी आपको आईएमपी सवाल दिख रहे हैं कर डालो।
आईएमपी पेपर कर डालो गाइज, मैं बता रही हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं तो भी छोटे छोटे एमसीक्यूज, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ऐसी सारी चीज़ें। ओल्ड पेपर ढूंढो, पुराने पेपर ढूंढो और वो सारे कर डालो। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड नाउ लास्टली अगेन मैं आप लोग को यही चीज़ बोलूँगी, अगर आपको ये मेथड जो मैंने बताया वो कंफर्टेबल नहीं है तो लास्ट मोमेंट पे अपना मेथड मत छोड़ना, अपना मेथड मत चेंज करना। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, मैंने जो बोला वो आपको पसंद नहीं, आपका पसंद नहीं आया, आपको वो नहीं करना है तो उस पर ज़्यादा सोचना मत कि अरे वीडियो में तो ऐसे बोला था, अभी मैं ऐसे नहीं करूँगा तो ऐसे होगा। मैं थोड़ी ना आपके पेपर चेक करने वाली हूँ, मैं तो सिर्फ आपको जो मैंने किया था वो ट्रिक्स बता रही हूँ। एंड टाइम पे अपना मेथड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपने मेथड में, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने मेथड पे कि हाँ इस तरह से मैं लिखूंगा या लिखूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे, प्लीज़ स्टिक टू दैट। जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ तो एंड टाइम पे अपना मेथड चेंज मत करना। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना। आप 10 वीडियो देखोगे तो 10 वीडियो में 10 चीज़ें अलग अलग आएंगी, आप सब कुछ थोड़ी कर सकते हो। एंड टाइम पे जस्ट स्टिक टू योर मेथड अगर आपको उसी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो। वरना मैं बता रही हूँ ये सारे जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई, टिप्स मैंने बताई, वो सारी आपको काम आने ही वाली है कहीं ना कहीं पे भी। आई होप कि मैंने सारा कुछ डाउट क्लियर कर दिया है। एंड अभी भी कुछ है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ। अगर किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है तो अगर मुझे वो चीज़ पता होगी तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं ऑन द स्पॉट वीडियो बना के डाल दूँ, बिकॉज मुझे भी पता है कि टाइम थोड़ा कम है। तो आप कमेंट में मुझे कोई भी सवाल फ्रीली पूछ सकते हो, मैं आप लोग के हेल्प करने की कोशिश करूँगी पूरी पूरी। या फिर मैं आपको डायरेक्ट कमेंट आप करोगे, मैं रिप्लाई भी तुरंत दे देती हूँ, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो या विद दैट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द बोर्ड्स स्टूडेंट्स। गाइज डू योर बेस्ट एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितनी हाइप बना के रखी है कि बोर्ड्स तो बहुत डिफिकल्ट है, ये वो नहीं है। क्या ही बाहर से थोड़ी आएगा, कुछ भी जो सिलेबस है वही तो है। तो उतना टेंशन लेने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम देने वाले हो एंड आप पास भी हो जाओगे। डोंट वरी, जस्ट डू योर बेस्ट एंड एट द एंड आपको थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी आप वीडियो देख लो, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, आप एकदम ऐसे बिना पढ़े तो पास नहीं हो पाओगे। सो प्लीज़ थोड़ा बहुत पढ़ के जाना। अगर कुछ भी नहीं आता है, यूट्यूब कर लो, वीडियोस देख लो, नेट पे सर्च कर लो, गूगल, चैट जीपीटी, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ के जाना एंड अच्छे से एग्जाम देना। एंड या बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। एंड कोई भी सवाल हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय यू ऑल एंड डू योर बेस्ट इन एग्जाम्स।